हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज फाइनली हम चालू कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसके डिस्कशन के बारे में। यार जिसने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखा, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, ऊपर आई सेक्शन में आपको दिख जाएगा पिछला लेक्चर, एक बार आप उसको देख लो, आप रिवाइज कर लो और फिर उसके बाद यहाँ पे आइए। जिसने लेक्चर देख रखा है भाई अपने नोट्स एक बार रिवाइज कर लो और फिर यहाँ पर आओ। इस लेक्चर को ऊपर अब चालू कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। स्कूल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनना चालू हो जाते हैं। अब बच्चों देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो उसके पहले ना हमें दो तीन बातें और पढ़नी पड़ती हैं। दो तीन बातें जैसे कि बात नंबर एक, जिसको हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। देखो भाई, पहली लिमिटेशन राउल्ट्स लॉ कहां कहां पे फेल हो जाता है, उसकी पहली लिमिटेशन आपकी जो आती है वो ये है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा राउल्ट्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूट्स which dissociates or associates। मतलब कि अगर सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद या सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद जो सॉल्यूट होता है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, या दो तीन मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं और एसोसिएट हो जाते हैं, तब आपका ये राउल्ट्स लॉ फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा आपका राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब देखो यार, हम आ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर। तो पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में RLVP से डिनोट करते हो। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, आप जरा पहले यहां पे समझेंगे हम, फिर एग्जैक्टली कूद पड़ेंगे हम बिल्कुल से RLVP के ऊपर। अगर मान लो आपका कोई सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल होने का मतलब क्या होता है, वो वेपर फेज में कन्वर्ट ही नहीं होता है। तो अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तब उस केस में क्या होगा, PA कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट कितना होगा, 0। अरे भाई वो वोलाटाइल ही नहीं है, वेपर फेज में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो उसके कारण वेपर फेज में उसका प्रेशर कितना होगा, 0। तो P टोटल किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हमेशा सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट की, और ये कितना हो जाएगा, P0B टाइम्स XP। P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अब एक बात आप जरा गौर करिए, बहुत ध्यान देंगे हम, PB इज इक्वल टू P0B XB। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो भाई आप सभी जानते हैं मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है कि नहीं। तो कुल मिलाकर मैं हमेशा कह सकता हूं, इन every case possible PB will always be less than P0B। मतलब कि आपका जो आउटपुट वाला यानी फाइनल वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। मतलब यहां पर क्या आएगा,
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। यहां पर हम कह सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा फंडा किस चीज के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक हो गई बात ये। चलिए अब हम निकालते हैं, अगर आपको वोलेटाइल की सॉल्यूट दिया होगा तब उस केस में भी आप हमेशा यही जान के रखेंगे कि पी टोटल या पी बी जो होगा, कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए अब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करेंगे हम, जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यार बच्चे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक बात तो हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए यार, देखो आपका सॉल्यूट जो है, मैं कहता हूं चाहे वो वोलेटाइल हो या वो चाहे नॉन वोलेटाइल हो, चाहे कैसा भी हो, राउल्स लॉ तो यही कहेगा ना, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी टाइम्स एक्स बी। अगर सॉल्यूट वोलेटाइल होगा तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू पीटी, किसके लिए, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, बिकॉज उस समय पर पीटी कितना होगा, पीए प्लस पीबी के बराबर थे, इक्वल नहीं होगा पीबी के पीटी के। लेकिन अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तब ये पीटी के बराबर। अब यार चाहे ये वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो, दोनों ही केसेस में एक बात तो फाइनली निकलकर अभी भी आ रही है, दैट पीबी इज लेस देन पी नॉट बी। मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है, उससे तो हमेशा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम ही होगा। अब बात आती है, अपन निकालना चालू करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। चलिए देखो भाई, नोट करते चले जाना, मैं पूरा बोर्ड इसलिए खाली छोड़ के रखता हूं आपको, भाई आपका टाइम लगते लगते आप साथ साथ में नोट करते चले जाइए, ठीक है। अब देखो पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी टाइम्स एक्स बी। अब इस केस में क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। चलो आप बोलोगे सर अभी सॉल्वेंट की बात सॉल्यूट क्यों लेके आ रहा हूं, चलो आपके लिए ना एक और तरीका कर देते हैं, इस तरीके को भी लेकर आएंगे, वो तरीका भी कर देते हैं। ये तो है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी टाइम्स एक्स। अगला पार्ट, चेंज इन वेपर प्रेशर कितना होगा, ओरिजिनल माने प्योर का माइनस पीबी। भाई ये ज्यादा था ये कम था, इसलिए हमने ज्यादा में से कम को माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बात बताओ, ये तो हो गया आपका पी नॉट बी माइनस पीबी की वैल्यू कितनी है, ये देखिए पी नॉट बी टाइम्स एक्स बी। कहां से आया, राउल्स लॉ से आया। इसको आप लिख सकते हो डेल्टा पी, चेंज इन वेपर प्रेशर। ठीक, ये कितना हो गया, क्या दोनों जगह से मैं पी नॉट बी कॉमन ले सकता हूं, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी। तो यहां पर आ गया ये डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी कितना होता है, एक्स ए। क्यों ऐसा हुआ, सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए 1 होता है।
तो 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए। यहां देखिए अब, तो क्या डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी लिख सकता हूं मैं एक्स ए के बराबर। जो ये लेफ्ट वाली टर्म दिख रही है इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किस चीज का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक बात हो गई। तो ये है आपका पूरा का पूरा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर RLVP। अब बच्चे आगे समझेंगे हम इस RLVP के बाद कि फर्दर क्या कर सकते हैं इसके साथ। मन थोड़े मानता है, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए ना, तो अब फर्दर क्या कर सकते हैं इसके साथ, तो उसका आंसर ये होता है, देखो भाई RLVP पे आप फर्दर क्या कर सकते हो, ये है डेल्टा P अपॉन P नॉट B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब राउल्ट्स लॉ का लिमिटेशन नंबर 1, अब याद आएगा मैंने क्यों अभी पढ़ाया राउल्ट्स लॉ का लिमिटेशन नंबर 1। इट इज वैलिड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब अगर यहां राउल्ट्स लॉ लग रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली। अरे 100 में 100 रुपए में एक पैसा जोड़ने पे तुम्हारे पास कितना रुपया बनता है, अरे 100 ही रुपया होता है यार। एक पैसा जोड़ने से 100 रुपए को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस वही फंडा है। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा P अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। तो मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा P अपॉन P नॉट बी इज इक्वल टू NA अपॉन NB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या होता है, वेट ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A इंटू वेट ऑफ B, यहां पर हो जाएगा मोलर मास ऑफ। हो गई ये बात क्लियर। तो ये हो गया पूरा का पूरा फंडा किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फंडा हो गया पूरा क्लियर। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा फंडा किसका हो गया, RLVP का हो गया। ठीक, चलो चलो बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। वेपर प्रेशर जो दिया हुआ है आपको, प्योर बेंजीन का दिया हुआ है 0.85 बार, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें 0.5 ग्राम ऐड किया गया है जब 39 ग्राम बेंजीन पे, तब उसका वेपर प्रेशर बन गया 0.845 बार हो गया है। व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो भाई ध्यान देने वाली बात, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले। अगर सॉल्यूट 2 मिनट नहीं, थोड़ा टाइम पहले, ठीक है अब 2 मिनट बिल्कुल घड़ी देख के नहीं, 2 मिनट पहले नहीं बताया सर आपने 2 मिनट पहले, अरे थोड़ा सा मतलब पहले बताया, थोड़ा पहले बताया। ठीक है, तो अच्छा लौट के जाते टॉपिक पे, बहुत हो गया। तो भाई देखो, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो प्रेशर का मेन कंट्रीब्यूटर कौन है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, बेंजीन। और क्वेश्चन के अंदर दिया गया है भाई आपका जो सॉल्यूट है वो काफी कम लिया गया है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो हमारा लास्ट बिल्कुल फाइनल वाला केस लगेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन। अब भाई देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कहीं नाम नहीं दिया है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में सिर्फ चेंज किसका बता रहा है, वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स दिस। तो यहां पर दिखा क्या रहा है, क्वेश्चन दिखा रहा है चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, और चेंज कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में होता है, वो यहां पर होता है। ठीक बच्चों, अच्छा एक बात और, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैं डेफिनेशन एक बार पहले लिखवा चुका हूं इसके पिछले वीडियो में। जिसने नहीं देखा है या जिसको याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार फिर लिखवा दूंगा।
फिर से बता दूंगा, फिर समझा दूंगा, तो डरना नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो तो भाई यहां पर RLVP क्या होता है? चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये किसके बराबर था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये तो हुई थ्योरेटिकल बात। न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिकल बात करेंगे तो पहले एक बात बताओ, इनिशियली वेपर प्रेशर कितना था? 0.85 बार, बदल के कितना हो गया? 0.845 बार। इनिशियली इतना था, बदल के इतना हो गया, अपॉन फिर से प्योर सॉल्वेंट में इतना था वेपर प्रेशर, फिर से भाई वो था 0.85। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है सॉल्यूट से। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर मान लो आपने गलती कर दी, या गलती क्या करी, गलती नहीं होती वो, कोई बात चलता है, वो गुनाह नहीं है, माफ है वो गलती। अगर मान लो आप बोलते सर एक काम करूं मैं इसमें Na अपॉन Na प्लस NB ही लगाऊं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा 19-20 का आंसर में फर्क आएगा, लेकिन वो भी गलत नहीं होगा। अच्छा याद रखना, जरूरी नहीं है कि आप इसी को लगाओ, आप चाहो तो Na अपॉन Na प्लस NB, बिकॉज ये फॉर्मूला परम सत्य है, ये वाला, और Na अपॉन Na प्लस NB होता है, ये तो हमने अप्रॉक्स ले लिया। यार देखो समझते हैं, समझते, 100 रुपए है तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें 1 रुपए और दिए, ठीक? तुम बोलोगे सर मेरे पास 100 रुपए है, मैं बहुत अमीर हूं, आप 1 रुपए दे दो, मेरे लिए उसकी वैल्यू नहीं है, उतना महत्व नहीं है उसके। लेकिन एट द एंड अगर मैथमेटिकली देखोगे आप, तो आपके पास मेरे 1 रुपए देने के बाद कितना हो गया? 101 रुपीज हो गया। और अगर मान लो कोई कमोडिटी, मान लो ये डस्टर ही है, इतना महंगा तो नहीं है बट फिर भी ये डस्टर ही है, 101 रुपए का आता है, तो क्या मेरे 1 रुपए दिए बगैर आप इसको ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। तो लाइफ में कभी भी, एक लेसन दे रहा हूं, लाइफ में कभी भी किसी भी चीज को कम मत आंकना, ठीक है? जहां पर काम सुई से होता है वहां पे तलवार काम नहीं आती, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। जहां पर काम तलवार का होता है तो वहां सुई काम नहीं आती। तो वैसे ही अगर आप यहां पर Na अपॉन NB ले रहे होती, आपसे इस तरह की अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रही, असली कैलकुलेशन क्या है? Na अपॉन Na प्लस NB, वो भी आप करके देख लेना, आंसर लगभग आसपास आएगा, मतलब 169 आ जाएगा, ऐसे 170 आएगा आंसर। मुझे याद कैसे, करते करते इतने बार कर चुका हूं ये सब चीजों को मैं, वो याद है, तो लगभग वैसा आएगा। खैर दिखाता हूं कैसे आएगा आंसर आपका। देखो ये हो गया 0.005 अपॉन 0.85 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्या होगा? वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। यार देखो बचपन से सिखाया है मैंने तुम लोग को, बचपन मतलब जिस दिन पहला लेक्चर था उस दिन सिखाया है, ए क्या होता है? सॉल्यूट, बी होता है सॉल्वेंट। डरना घबराना नहीं है इस बात को, मान लो यार चुपचाप से। अच्छा कुछ किताबें ना 1 और 2 मानती हैं, एनसीईआरटी ही अपनी, एनसीईआरटी माँ है। क्या है एनसीईआरटी? माँ है, मदर। भाई उसी को देख के हम सब सीखते हैं। कोई भी किताब आपकी बनाई जाती है, आपका कोई पेपर बनाया जाता है, एनसीईआरटी को रेफरेंस लेकर बनाया जाता है। कभी ये गलत टाइम मत रहना, आ रही तो कचरा होकर फेंको, उसको किनारे करो, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में जो लेवल है, एनसीईआरटी जो चीज है उसको तो समझना आसान नहीं है। वो ऐसा ग्रंथ है जो कि वेद उपनिषद के जैसा है, JEE और आपकी नीट की तैयारी करने वाले के लिए। तो भैया उसको तो करना ही करना है, लगाना ही है। रिफ्रेशर लगा लो, दुनिया की 100 किताबें लगाओ, पैकेज लगाओ, सब कुछ लगाओ, एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी से बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है? फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो,
मैथ्स की भी एनसीईआरटी सॉल्व करना जरा सा कभी मिसलेनियस प्रॉब्लम, उसके अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और होता कुछ नहीं है, उससे भी कठिन क्वेश्चन दिए हुए और भी किताबें हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है एनसीईआरटी सॉल्व करना, ठीक है। तो WA अपॉन इंटू MB अपॉन MA इंटू W। चलो अब देखते हैं कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है मेरे को सवाल के अंदर। देखो भाई ये तो हो गया 0.005, इसको चलो काम करते हैं, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, ये 0.850 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/850 इज इक्वल टू वेट ऑफ ए कितना दिया है, सॉल्यूट का वेट 0.5 ग्राम अपॉन मोलर मास निकालना है, यहां उसको वैसे ही रहने दो, वेट ऑफ बी कितना दिया है 39 ग्राम और मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। ध्यान देंगे सभी लोग, 39 2 × 78, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो 5/850 इज इक्वल टू 1/MA, तो MA कितना आ गया 850/5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 170 ग्राम पर मोल। ये आ गया आपका मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब आप बोलोगे सर Na + Nb लूंगा तो क्या आएगा, मैं बता दूं आपको, उस केस में आपका आएगा 169 ग्राम पर मोल। फिर वही कहानी आ गई ना 100 रुपए और 101 रुपए वाली, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भाई देखो सच जो है वो तो सत्य है, हम इस फॉर्मूले को भी यूज करते हैं, उसको भी यूज करते हैं। आपको MCQ जब आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा JEE या नीट में, बोर्ड के अंदर दोनों आंसर सही है, JEE या नीट के अंदर अगर आप बात करोगे तो ये बात ध्यान रखना कि देखो आपको या तो ये आंसर मिलेगा ऑप्शन में या ये आंसर मिलेगा, दोनों नहीं मिलने वाले, क्लियर। हाँ भाई जैसा वादा किया था मैंने आपसे, मैं बताऊंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में एक बार पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। देखो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बताऊंगा तो यार देखो जितने बार बताऊंगा तुम्हारा कुछ ना कुछ नया देकर आऊंगा जरूर, तब बताऊंगा मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टुगेदर, दो वर्ड से मिलकर बना है ये, को का मतलब टुगेदर और दूसरा वर्ड है लिगेर का मतलब है टू बाइंड, बिंग नहीं यार बाइंड, हाँ। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि टुगेदर बाइंड होने वाली प्रॉपर्टीज होती है कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखेंगे आर दोज प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज properties that depends on number of solute particles with respect to total number of particles in the solution irrespective of their what नेचर। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो कि सिर्फ डिपेंड किस पर करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन, और उनके नेचर से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होती हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे हम यहां पर, देखिए ये हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ भी ली। अब हम आगे पढ़ेंगे
बाकी की और 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से कि एक आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी और बाकी 2 जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे 2 वीडियो बनेंगे आपके। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यार देखो, अपन को लगता है, पता क्या लगता है हमें ये लगता है सर राउल्ट्स लॉ फालतू में इतना लंबा चौड़ा खींच रहे हैं। राउल्ट्स लॉ क्या मतलब है, कि तो लॉ है, बिल्कुल सही। लेकिन राउल्ट्स लॉ आपको जो बताता है वो वेपर प्रेशर के बारे में बताता है। और यार वेपर प्रेशर जो है ना, वो एक ऐसी चीज है कि जहां से राउल्ट्स लॉ शुरू होता है और जहां पर ही पूरा चैप्टर खत्म होता है वहां तक वो वेपर प्रेशर ही लग रहा हो। सेकंड बात आ गई है बॉइलिंग पॉइंट की। आपको लग रहा होगा कि यार वेपर प्रेशर से हमारा पीछा छूटा। क्यों छूटा? अरे यार RLVP खत्म हो गया, रिलेटिव लो वेपर प्रेशर, अब तो हम बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए हैं, उसका एलिवेशन। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका वेपर प्रेशर तो वो भूत है जो कि पीपल के पेड़ पे चढ़ी हुई चुड़ैल, एक बार लग गई ना तो पूरे के पूरी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। वैसे ही वेपर प्रेशर एक बार सॉल्यूशन में आ गया तो हर चीज में आएगा, यहां भी आएगा। चीजें बदल जाएंगी भाई, दुनिया बदल गई। अरे वो सुना होगा आपने, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, बदल रहे हैं अपन। देखो यार अगला चीज आता है, पहले तो समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब बोलोगे सर पागल हो गए आज ना, सर खिसक गया है, पूरा गायब हो गया उनका ऊपर वाला माला। यार हमको पढ़ा रहे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 12th में आ गए हम, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं हमको। यार ऐसा नहीं है, थोड़ा सा नहीं खिसका है, जगह पे है अपनी। एक्चुअली क्या है, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट आपको, बिकॉज आज तक जो आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था वो अधूरा पढ़ा हुआ है, उसको आज हम पूरा करेंगे। इस बॉइलिंग पॉइंट को आज हम यहां से पूरा करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक टेम्परेचर जिस पे, यानी कि अ टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? या तो होता है आपका 1 atm लिख दो या फिर 1.013 बार। अब देखो भाई होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट जब सरफेस के सारे पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होना चाह रहे हो, जब आपके सरफेस के सारे पार्टिकल जो वेपर फेस में प्रेशर लगा रहे हो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। मतलब कि क्या हो रहा है जरा समझेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का दबाव पार्टिकल्स को वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहेगा। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जो पार्टिकल्स जब अटेन करेंगे तो वो लिक्विड से वेपर में आएंगे, ऊपर से वेपर से लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हाथ। ये हाथ क्या है? वेपर प्रेशर, लिक्विड से वेपर। जब ये दोनों बराबर होंगे मतलब अब क्या हो गया है? बॉइलिंग पॉइंट। इससे ज्यादा हीट दी तो ये तो वैसे ही रहने वाला, ये एटमॉस्फेयर है, इसको तुम्हारी गैस के हीट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो तुम्हारे पार्टिकल्स का प्रेशर है, ज्यादा हीट दी प्रेशर बढ़ा और अब लिक्विड सारा किस में कन्वर्ट होगा? वेपर। क्लियर हो गया कंसेप्ट भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है फिक्स, नहीं बदलेगा ये, कुछ भी कर लो। अरे वो पूरा एटमॉस्फेयर है भाई, नहीं बदलता ये। 1 atm फिक्स। ये क्या कर रहा है? ये आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं जो वेपर फेस में आना चाहते हैं उनको वापस भगाता है, चल नीचे सॉल्यूशन में रहो, दबाव बनाता है।
और वेपर प्रेशर ये है, पहले कम था, अब ये क्या कर रहा है, ये ऊपर उचकने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वेपर में इसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं पार्टिकल। आपने हीट दी, इनकी हिम्मत बढ़ी, किसकी, सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन, हिम्मत बढ़ी हिम्मत बढ़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अभी भी ये ज्यादा ताकतवर है, रोक के रखेगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब जितनी ताकत से ये रोक रहा है उतनी ही ताकत से इसकी हिम्मत बढ़ चुकी होगी, उतनी ही ताकत इसने अटेन कर ली, एनर्जी अटेन कर ली। ये पॉइंट कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। इससे ज्यादा हीट दोगे तो क्या होगा, अब इसकी एनर्जी ज्यादा है, अब बोलेगा भाई तुम रोक तो पाओगे नहीं, मैं कन्वर्ट किस में होऊंगा, वेपर में कन्वर्ट होऊंगा। समझ में आ गया। तो ये है कंसेप्ट, असली कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट का ये, समझ में आया। तो वेपर प्रेशर क्या है, हमारी पीपल के पेड़ की चुड़ैल, ठीक है, पीछे छुड़ाना नामुमकिन। चलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, देखो सिंपल सी गणित करते हैं, सिंपल मैथ्स करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर किसके बराबर हो जाता है, 1 atm के बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। समझना बहुत ध्यान से, खुले दिमाग से समझना, इसको किनारे कर दो, ये जरूरत नहीं है समझने की, इससे समझो। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर प्योर वाटर कितना होता है, 1 atm। ठीक, इसको मत देखो यार, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जीवन में एक ही लक्ष्य बनाना भाई, 10 लक्ष्य होते हैं तो इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक लक्ष्य होता है ना, अर्जुन को क्या दिखती थी, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, कुछ नहीं दिखता, ठीक है, बस बिल्कुल वैसे ही। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आ गया यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस में, है कि नहीं। अब अगर मैं बात करता हूं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स रखा हमने, और अब वाटर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है, ये है मेरे पास शुगर सॉल्यूशन, पानी में शक्कर घोल दी। अब कुछ समय पहले, मैं कुछ एग्जैक्ट टाइम बोलूंगा तुम लोग फिर झगड़ा करोगे यार मुझसे, यार सर आप बोलते 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले तो वीडियो में कुछ हुआ ही नहीं था। सर 2 मिनट नहीं, कुछ समय पहले, फ्लैशबैक से चलता है, फ्लैशबैक, बीती भूली बिसरी यादें ताजा कर लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस शुगर सॉल्यूशन, मतलब पानी में मैंने क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर, शक्कर कहते हैं, सॉरी लफड़ा हो जाता है, शक्कर ऐड कर दी मैंने पानी में, है। तो भाई शुगर सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर जो हुआ, ये वेपर प्रेशर चल रहा है, वेपर प्रेशर कितना होगा, लेस देन 1 atm। क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया था पिछले वाले कंसेप्ट में कि सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है, थोड़ा या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिड्यूस तो होता है कि नहीं। तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे शुगर सॉल्यूशन हमने देखा, तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर लेस देन कितना हुआ, 1 atm। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से 100 प्लस समथिंग x डिग्री सेल्सियस जाना पड़ा, शुगर सॉल्यूशन सेम रखा, तब जाके यहां पर वेपर प्रेशर कितना हो पाया इसका, 1 atm के बराबर। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 डिग्री था, अब कितना हो गया है सॉल्यूशन के केस में, 100 प्लस x। इसी को मैं क्या कहता हूं, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, मेरा बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्या हो गया है, बढ़ गया है। भाई पहले कितना था, पहले 100 डिग्री था, क्योंकि मेरे पास प्योर वाटर था, उसका वेपर प्रेशर एग्जैक्टली 100 डिग्री पे 1 atm हो जाता था। लेकिन अब मेरे पास यहां क्या है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर 1 atm से तो कम ही होगा, टेम्परेचर फिक्स है 100।
अगर 1 atm बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, और हीट एनर्जी देनी पड़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 100 प्लस थोड़ा बहुत जितना भी बढ़ाया आपने, कितना एग्जैक्ट बढ़ाओ वो तो डिपेंड करेगा आपका भी, और बहुत सारे फैक्टर आएंगे अभी समझाऊंगा मैं यहाँ पे। तो 100 प्लस x डिग्री सेल्सियस, तब जाके आपका सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1 atm। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया। ठीक, तो इसके बारे में सिर्फ एक लाइन में मैं थ्योरी लिख सकता हूं कि सिंस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस on adding solute, thus more heat needs to be applied to make vapor pressure of solution equal to 1 atm। सिर्फ इतना आप यहां पर समझ सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ये 10 लिखा है यार, ऐसे थोड़ा बहुत राइटिंग ऊपर नीचे हो जाती है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डेल्टा टीबी माने कि टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी स्मॉल m। ये हमेशा प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलालिटी यानी कि स्मॉल m के प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मोलालिटी। तो इसके लिए इसको हम कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ब्लड प्रेशर नहीं है यार, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर इसी को हम कहते हैं एबिलियोस्कोपी, वो है, ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए डेल्टा टीबी के साथ हम लगाते हैं एक कांस्टेंट के बी इंटू स्मॉल एम स्टैंड हियर फॉर मोलालिटी ओनली, और ये के बी कहलाता है आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको आप एक और नाम देते हैं, कहीं और लिख देता हूं, जगह खत्म हो गई मेरे पास। केबी कहलाता है, पहला नाम है इसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को हम कहते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी, अरे देखो भाई, यूनिट निकालने का बहुत आसान तरीका। डेल्टा टीबी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, केल्विन। केबी की यूनिट निकालनी ना, केबी वैसे ही पड़े रहेंगे। मोलालिटी की क्या होती है, मोल पर केजी। तो केबी की यूनिट क्या हुई, केल्विन केजी
पर यूनिट निकालना सीख गए? क्लियर है? देखेंगे भाई, 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है 1 kg वाटर में। न्यूमेरिकल कॉल कट, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है 1 kg वाटर में और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन दिया गया है। आपसे पूछ रहा है बताओ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा सोल्यूशन का, और गिवन क्या है, यहां ध्यान दीजिए, गिवन है kb ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। आपको भी ये वैल्यूज याद हो जाएंगी अपने आप क्वेश्चन करते करते। देखो भाई, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना ऐसी वैल्यूज से याद करने का, दिक्कत नहीं है। कई बार क्वेश्चनों में दी होती, कई बार नहीं भी दी होती क्वेश्चनों में वैल्यू। बहुत स्ट्रेस नहीं करना याद करने का, 4 सवाल लगा लेना। कभी भी कोई वैल्यू याद ना हो ना, तो उस वैल्यू से रिलेटेड 4 सवाल, चाहे सेम टू सेम लगाना, 4 सवाल लगा लेना। 5वें सवाल से ना सारी जिंदगी की वैल्यू याद हो जाएगी, जिंदगी में कभी रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, 1 प्लस 2 कार्य। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे भाई। देखो फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी क्या होगा आपका, चलो डेल्टा टीबी छोड़ देते हैं इसको अपन, वैसे के वैसा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। केबी 0.52, मोलालिटी कितना होगा, वेट इंटू 1000 अपॉन MA इंटू W ऑफ सॉल्वेंट। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है भाई, पहला वीडियो मैंने इसी बनाया था, जो अभी एंड में हम आएंगे वीडियो के, इसी पर एंड आने ही वाला है, तो उसमें आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर, यहाँ कहीं पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट को क्लिक कर लेना, और जो लोग ऐप में है बच्चे, आप अपने पास जाके देख लो यार, उस जगह पर समझ में आ जाएगा कैसे आपकी ये वैल्यू आई। खैर तब तक के लिए 0.52, कितना वेट दिया गया है आपका, 18 ग्राम ग्लूकोज 1000। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है भाई, इसको दिक्कत है निकालने में, C6H12O6 का फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, बहुत क्वेश्चन कर सकते हो आप इसके ऊपर, जितने चाहिए उतने कर लेना। वाटर कितना लिया आपने, देखो भाई याद रहे 1 नहीं लिखना कभी भी, क्यों, सारे वेट काहे में चल रहे हैं आपके, ग्राम ग्राम, तो ये भी कैसे चलेगा, ग्राम, ये कैंसिल, कितना बचा 1/10। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया, 0.052, 0.52/10, 0.052 केल्विन। अब जरा ध्यान दो, डेल्टा टीबी कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.052 केल्विन। टीबी माइनस ये कितना दिया हुआ है, ये देखो वैल्यू दी है 373.15, 373.15 इज इक्वल टू 0.052 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 373.15 उधर जाकर ऐड हुआ, 373.15 प्लस 0.052 ऐड करो, 373.11 नहीं आएगा यार, 202 केल्विन। आंसर आ गया, क्लियर है। अब हम मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में बाकी की 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेकर, और फिर उसके अगली वीडियो हमारी आखिरी होगी, जहां पर हम वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो करेक्शंस करता है, राउल्ट्स लॉ की जो लिमिटेशन है ना, उसको सही करने का काम ये करता है। कैसे सही करने का काम करेगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले फैक्टर को क्लियर करने का काम करेगा। इफ इन केस, भाई देखो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, दुनिया में आइडियल कौन है, मैं भी आइडियल नहीं, तुम भी आइडियल नहीं हो यार, तो आइडियल सोल्यूशन कैसे हो सकता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिस फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं इस फॉर्म में वैलिड नहीं होती, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है, बताऊंगा मैं। तब तक के लिए अभी आप इतना पढ़िए। अच्छा बच्चों, मैं एक बात आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, कि यार देखो जब भी कभी आप एक लेक्चर देखने आते हो कोई सा भी, तो अगर आपने जो नोट्स बनाए तो कम से कम 2 बार शुरू से लेकर अंत तक उस चैप्टर के नोट्स पढ़ के आया,
और जितने क्वेश्चन इस यहाँ तक करने से आपको बन जा रहे हैं वर्कशीट के, किसी भी वर्कशीट के यार, अपनी किताब के, वर्कशीट के, कहीं से भी, उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। डाउट्स जिसको भी होते हैं यार, मैं बता चुका हूँ पहले भी, आपको फिर बता दे रहा हूँ एक बार कि यार अगर आपको डाउट्स हैं तो यार आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज पे इंपल्स एकेडमी के, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, जिसको उसमें भी बहुत कष्ट होता है तो यहाँ ये लिख दे रहा हूँ मैं, मेरा फोन नंबर है 7089212222। सब लोग प्यार से और नफरत से सब ऐसे ही मुझे जैसे भी बुलाते हैं, सब रवि सर ही बुलाते हैं, मेरा पूरा नाम रवि शुक्ला है, प्यार से हो चाहे नफरत से सब मुझे रवि सर बुलाते हैं। तो आप कॉल करो, व्हाट्सएप पे ड्रॉप करो, टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, लेकिन हाँ भाई ये टाइम लिमिट है, सुबह 5:30 से शाम रात के 11 बजे तक की हमारी सेवाएं हैं, उसके बाद हम सेवाएं नहीं दे पाते, ठीक है। तो बच्चे इस नंबर पे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन डाउट्स पूछने के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, सो मेहनत करो और जूझ पड़ो। ओके, थैंक यू।